हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट हमको मिल रही थी कि सर मैथमेटिक्स की 8 से लेकर 12 तक की क्लासेस चल रही हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स कब आ रहे हैं चैनल पे। तो इसी सीरीज़ में हम क्लास 11 की केमिस्ट्री आज शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री में, वो सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट यहाँ का सबसे पहला और सबसे कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। पहली बात मैं आपको, क्योंकि ये पहली क्लास है, तो कुछ चीज़ें आपको वेरीफाई कर दूँ कि ये चैप्टर जो है काफ़ी सारे बच्चों का ना केवल 11th में बल्कि 12th तक और उससे आगे भी कई बार बहुत वीक रह जाता है। और उसकी वजह से पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जो उनका इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में मोल से आप कहीं ना कहीं मिलेंगे, इससे मुलाकात आपकी होती ही रहेगी। तो मोल निकालने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो जनरली हम क्लास 9 से 11 तक आते आते सीख जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी वजह से हो सकता है कि वो चीज़ें हमारी क्लियर नहीं हो पाती, थोड़ा उस बेसिक को क्लियर कर लेते हैं। बेसिक क्लियर करने की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी एलिमेंट जो होता है केमिस्ट्री में, उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे एक्स जो है उस एलिमेंट का सिंबल है, जेड जो है बच्चों वो होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, और ए जो है बच्चों वो होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की हम कुछ बात कर लेते हैं कि सर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किस तरह निकाला जाता है। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसको मैं लिखना चाहता हूँ, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में, वो उसका एटॉमिक नंबर बनाते हैं। और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतनी बात आपको समझ पाई बच्चों कि किसी भी एलिमेंट को हम केमिस्ट्री में ZXA की फॉर्म में शो करते हैं, जहाँ पे X उस एलिमेंट का सिंबल, Z एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, A एटॉमिक मास है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपने वो नोट कर लिया होगा। उससे आगे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सर किस तरीके से। जैसे सर हाइड्रोजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन को लिखते हैं 1H1। तो यहाँ पे आप इसको इससे कंपेयर कर पा रहे हो, सर X की जगह लिखा हुआ है H, तो ये X क्या था सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। Z की जगह लिखा हुआ है 1, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर 1। अब बच्चों खास बात ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 1, ये क्या होता था सर, ये होता था एटॉमिक मास, और ये होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके कितना आ रहा है 1। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने थे 1, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह मैं 1 लिखता हूँ, न्यूट्रॉन के नंबर निकालने के लिए ट्राई करता हूँ, तो न्यूट्रॉन के नंबर आते हैं 1 - 1 दैट इज 0। इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन के एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसी वजह से मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बेसिक बता दूं कि कभी कभी जब हमसे प्रोटॉन की डेफिनेशन पूछी जाती है, सर क्या होता है प्रोटॉन, तो हम उसको बोलते हैं H+ आयन। ये जो H+ आयन है, इसको माना जाता है कि सर ये प्रोटॉन है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर ये प्रोटॉन कैसे है। तो बच्चों ऊपर हाइड्रोजन के बारे में हमने देखा कि हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है, और सर इसका एटॉमिक मास भी 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन इसके पास n है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में है केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है नहीं, और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे H+ क्या शो कर रहा है, ये प्लस शो कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसका मतलब इसके फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने डोनेट कर दिया। तो अब इसके पास क्या रह गया, इसके पास एक न्यूक्लियस रह गया, और उस न्यूक्लियस में केवल क्या है प्रोटॉन। इसलिए कभी कभी हम प्रोटॉन की जब डेफिनेशन देते हैं तो हम सिंपली ये बोल देते हैं कि सर H+ आयन है, वही प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो इसी सीरीज में मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूं, आप उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए ट्राई करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 कार्बन 12। मुझे पूछा गया कि सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, कैसे निकालूं। जैसे ही मैंने इस कार्बन को देखा, मेरा सबसे पहले ध्यान गया 6 की तरफ, और 6 को देखते हुए मेरे दिमाग में सबसे पहली बात है कि सर ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में इजीली यहाँ पे लिख दूंगा कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है
किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर माइनस का साइन है तो ये इंडिकेट करता है कि उसने इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर x के ऊपर 2 प्लस है, इसको कभी कभी इस तरह लिख दिया जाता है 2 प्लस, ये डजंट मैटर, तो इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, डोनेट कर दिए। और अगर इसी के ऊपर लिखा है -2, ये इस तरह लिख देते हैं 2 माइनस, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। ठीक है बच्चों, तो बताओ क्या इसके ऊपर कहीं प्लस या माइनस की बात हुई? सर इसके ऊपर तो कोई प्लस या माइनस की बात हुई नहीं है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा प्रोटॉन थे 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6, लेकिन ये कब तक काम करेगा? जब तक उसके ऊपर प्लस या माइनस नहीं रखा होता। जब तक ये एटम न्यूट्रल है तब तक ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। जैसे उनके ऊपर प्लस या माइनस आया, हमको इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या चेंज करना पड़ेगा मैं अभी बता देता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 2 एग्जांपल और कर लेते हैं, दोनों का केस ले लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन -2 और हम यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नीशियम +2। तो एक्चुअली अब इतना लंबा टाइम हो गया है कि आप सभी जो हैं 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक जो भी एलिमेंट होते हैं उन सबसे आप अब तक मिल चुके होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको याद भी होंगे, नहीं होंगे तो आगे लिखवा दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी के लिए बता देता हूँ कि सर ऑक्सीजन जो है वो आता है 6th नंबर पर और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। मैग्नीशियम जो है वो आता है 12 पे और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 24। तो अगर मुझसे किसी ने बोला कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए इन दोनों में, तो देखो बच्चों हमको क्या करना है, आइए शुरुआत करते हैं। मुझे बता देता कि पहले इसके सर जैसे मैंने ऑप्शन के नीचे 6 लिखा देखा, मुझे पता पड़ गया प्रोटॉन तो 6 हैं। जैसे मैंने ऊपर 12 लिखा देखा, मैंने 12 में से 6 को माइनस किया तो बचे होंगे वो कौन होंगे? न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन्स है 6। सर अगर इसके ऊपर ये -2 नहीं होता तो मैं कह सकता था कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब तक इसने इलेक्ट्रॉन -2 क्या शो कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मैंने माना कि नहीं लिए होते तो इलेक्ट्रॉन कितने होते? जितने के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 6। तो सर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन इसने कहीं और से 2 और ले लिए। तो 6 होने चाहिए थे, 2 और ले लिए तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलो यहाँ पे मैग्नीशियम पे आते हैं। सर नीचे 12 देखते ही सबसे पहला निशान प्रोटॉन पे गया, प्रोटॉन आया 12। सर दोनों को डिवाइड करा, सॉरी दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मतलब कितना आया? 24 में से 12 निकालना तो सर न्यूट्रॉन आ गए 12। अब अगर इसके ऊपर ये +2 नहीं होता तो मैं क्या कहता कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 ही। लेकिन ये +2 क्या शो कर रहा है कि इसने 2 किसी को डोनेट कर दिए, 2 कर दिए डोनेट, 2 चले गए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। तो देखा बच्चों कितना आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। अगर अभी याद नहीं है तो आप अपनी बुक में से देख के भी उनको ले सकते हैं। इस एग्जांपल को नोट डाउन करिए, मैं आपको होमवर्क के लिए इसके बाद कुछ एग्जांपल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो आपको इसको एक वर्चुअल क्लास की तरह लेना ही नहीं है। आपको ये महसूस करना है कि आप एक रियल क्लास ले रहे हो। और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, मैं मोस्टली आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं दिया करूँगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस हम अलग से ले लिया करेंगे, लेकिन जो बेसिक एग्जाम्पल जो आपको होमवर्क के लिए घर के लिए दिए जा रहे हैं उनको आप ट्राई कीजिए कि उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हमारी जो टीम है वो बाद में उनको चेक करके आपको रिप्लाई कर देगी कि आपके आंसर सही थे या गलत थे, लेकिन आप इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए क्लास में। तो आपको जो होमवर्क है कि सर होमवर्क आपका फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्पीशीज। मैं आपको स्पीशीज दे रहा हूँ, आप उनको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दें। ठीक है, शुरुआत करें। पहले एक आसान देके चल रहे हैं, दूसरा वाला ज़्यादा टफ नहीं है, तीसरा वाला ठीक है सर। फोर्थ वाला जब हम लेंगे तो हम लेते हैं कैल्शियम +2 Na+ और फिर एक और ले लेते हैं 6 नंबर पे हम ले लेते हैं P-3। तो ये जो 6 आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इनमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, और जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ रही है वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, आप इसको नोट करिए।
काफ़ी सारे बच्चे जिनके बेसिक्स क्लियर हैं या जिन्होंने स्कूल में अच्छे से कंसेप्ट अपने क्लियर करे हुए हैं, उनको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि इतना ईजी टॉपिक क्यों उठाया, लेकिन आपको सबके बारे में सोच के चलना है। जिनको इस मामले में कुछ भी नहीं पता, 9 to 12 तक कुछ भी बेसिक याद नहीं है, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल ईजी और सबसे बेसिक कंसेप्ट से शुरू कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर निकालना सीख लिया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मोल के लिए, वो हमको आती है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालना आना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आता तो मोल का जो कंसेप्ट है वो हमेशा वीक रह जाता है, क्योंकि इनिशियली मोल निकालने की शुरुआत ही इन्हीं से होती है। अगर आप मोल ही नहीं निकाल पाएंगे तो आने वाले जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि मोल या कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर है टफ नहीं होते, उनके आंसर आप उंगलियों में निकाल सकते हैं। आपको कॉपी, पेन या चौक कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप साथ साथ ये चैप्टर लेक्चर देखते चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते चलते हैं, तो तीसरे या चौथे लेक्चर में आपको बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बिना बोर्ड पे चौक चलाए करवा दूंगा। लेकिन आपको पीछे के जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, बस आपको इतना सा काम करना है, साथ साथ चलना है। तो सर एटॉमिक मास जो होता है ये कैसे याद करें? एटॉमिक मास में आ रहा है एटम और मॉलिक्यूलर मास में आ रहा है मॉलिक्यूल। हमको पता है कि मॉलिक्यूल मिलकर किससे बनते हैं? एटम से। जब एटम जो होते हैं नाइट्रोजन नेचुरली स्टेबल नहीं था, तो उसने स्टेबल होने के लिए एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक N2 मॉलिक्यूल क्रिएट किया। तो जब भी किसी एलिमेंट अकेला लिखा हुआ है इसका मतलब वो एटॉमिक फॉर्म है, और अगर उसके नीचे 2, 3, 4, 5 या वो किसी के साथ ऐड होके आ गया तो ये क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल। बिल्कुल बेसिक है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं और वो कौन कौन से एटम हैं। अगर मुझे NH3 का मास निकालना है तो NH3 को देखते ही मेरे दिमाग में एक बात आती है क्या कि सर NH3 में एक तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अगर मुझे एक नाइट्रोजन का मास पता है और एक हाइड्रोजन का मास पता है तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मुझे पहले एटॉमिक मास निकालना आना चाहिए। और जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनसे हमारा बार बार रास्ता पड़ेगा उनके एटॉमिक मास में भी आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है? तो आप कॉपी पेन तैयार रखिए और उनके एटॉमिक मास लिखिए मेरे साथ साथ कि सर जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है 1। फिर उसके बाद हमारे काम पड़ेगा कार्बन से। कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। उसके बाद हमारा काम पड़ेगा सोडियम से, इसका होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24। उसके अलावा एल्यूमिनियम का होता है 27। फिर उसके बाद सल्फर का होता है 32। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है कैल्शियम का होता है 40, पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन जो है उसका होता है 35.5। थोड़ा सा बेटा बच्चों इस पर ध्यान देना, इसका 35.5 होता है। सर इनको याद करने की क्या टेक्निक है? याद करने की टेक्निक ये है कि हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है और इसका मास भी एक होता है, जब हमने पढ़ लिया। कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो मैंने तुमको आपको करना क्या है, जो नीचे लिखा हुआ है उसका जस्ट डबल करते हुए चलना है। कितने नंबर पे आता है कार्बन? 6 पे, मास होगा 12। नाइट्रोजन आता है 7 पे, मास होगा 14। ऑक्सीजन आता है 8 पे, मास होगा 16। सोडियम आता है 11 पे, मास है 23। इसे आपको एज एन एक्सेप्शन याद रखना है। जैसा सोडियम जो है वहां पर ये रूल काम नहीं करता। मैग्नीशियम आता है 12 पे, 24। एल्यूमिनियम आता है 13 पे, सर इसे भी एक्सेप्शन की तरह याद करना है। यहाँ पर भी 26 की जगह 27। सल्फर 16, 32, कैल्शियम 20, 40, पोटेशियम 19 पे आता है 39 इसका, और क्लोरीन 17 पे आता है 35.5 इसका मास होता है। ये बेसिक है तो आपको याद होनी चाहिए। तो हमने एटॉमिक मास यहाँ पर लिख ली जो भी इंपॉर्टेंट हमारे काम आते हैं। धीरे धीरे हम इसी सीरीज में और भी इनको ऐड करते रहेंगे। इनिशियली आपको इतने याद रखना बहुत जरूरी है, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। तो एटॉमिक मास जैसे हमको पता है तो हम सर कैसे मॉलिक्यूलर मास से पता लगाएंगे? सर हमारा एक सवाल भी लिखा हुआ है बोर्ड पे कि एक NH3 में एक नाइट्रोजन था, 3 हाइड्रोजन थे। क्या आप मतलब देख के बता सकते हैं कि एक नाइट्रोजन का मास कितना था? 14। एक नाइट्रोजन का मास था 14। सर एक हाइड्रोजन का मास कितना था? एक हाइड्रोजन का मास 1 था, और ऐसे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन का मास हुआ 3। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आया 17। तो क्या मैं इजीली निकाल पाया कि NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों? 17। देखा कितना इजी काम। तो इसके लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप उनको निकालने की ट्राई करिएगा। जब तक आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूँ आपको।
जो आपको सॉल्व करना है। आप चाहें तो एक एग्जांपल में और करवा देता हूँ सर। H2 के बिना वैसे बनाना पॉसिबल नहीं। तो सर ऑक्सीजन का आपने क्या नोट डाउन किया था, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का कितना हुआ 2, 2 + 16 दैट इज 18। निकालना टफ था। अगर आपको एटॉमिक मास से याद है मॉलिक्यूलर मास से निकालना कोई भी टफ काम नहीं। तो अब आपको जिनके निकालने हैं उनके लिए CO2 आपको निकालना है, आपको निकालना है SO2, आपको निकालना है SO3, आपको निकालना है CH4, आपको निकालना आना चाहिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको निकालना आना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ और क्या निकालेंगे आप निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आप निकालेंगे H2SO4। कई बच्चों को लगा होगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप इनको निकालेंगे और आपके आंसर सही आने लगेंगे तो आपको मजा आने लगेगा। और ये सारे कंपाउंड्स इस तरीके के हैं जिनका आपको मोल नहीं, आपको आने वाले हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में इन सब चीजों का आपका पाला पड़ेगा। और अगर आपको मॉलिक्यूलर मास आपका इनके पास टिप्स पे है आपके, और वीडियो में आपके टिप्स पे हो जाएगा तो जितने सवाल करेंगे इनके ऊपर तो बहुत सारी सिचुएशन बहुत आसान हो जाएंगी। आप इजीली उंगलियों पे सवाल करेंगे, टाइम कॉपी चलाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपना होमवर्क आप नोट कर लीजिए, और इनके जो भी आपके आंसर आ रहे हैं सही है गलत उनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको भूलना नहीं। सिंसियर स्टूडेंट बनना है और आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या निकालना सीख लिया, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो सर अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, वो है मोल। कि सर ये मोल होता क्या है। तो मोल इज नथिंग बट 6.02 into 10 to the power 23 यूनिट्स ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की अगर आपने बोला कि मेरे पास किसी भी चीज के 1 मोल है, इसका मतलब यह है कि आपके पास उसकी इतनी यूनिट्स हैं। इसे इस यूनिट्स जितनी हैं इनको बोला जाता है अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर इसको हम बोलते हैं 6.02 into 10 to the power 23। तो अगर मैंने कभी बोला कि 1 मोल एप्पल है मेरे पास, क्या है 1 मोल एप्पल, इसका मतलब मेरे पास कितनी एप्पल हो गई 6.02 into 10 to the power 23 एप्पल्स हो गई मेरे पास। ठीक है, तो मुझे पता है कि 1 मोल का मतलब इतनी यूनिट्स। तो सर अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल CH4 आपने 10 में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं मीथेन। अगर मेरे पास 1 मोल CH4 है तो बताओ कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास CH4 के होंगे, क्या बता सकते हैं। हाँ सर ये तो बड़ा इजी हो गया, आपने बताया कि 1 मोल किसी भी चीज का होगा तो हमारे पास कितने होंगे 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। फिर तो बड़ा आसान काम है, इस चीज को आसान करने के लिए ही मोल बनाया गया। आप मोल निकाल लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा कितने मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि वो गिना तो जा नहीं सकता, हम गिन तो सकते नहीं हैं उनको। इसलिए एक मेथड निकाला गया है, सर आप मोल आइडेंटिफाई कर लीजिए, और मोल आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसके मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे। अब मॉलिक्यूल पता चल गए तो उसमें कितने एटम्स हैं ये भी निकालना कोई बहुत टफ काम नहीं। तो सर एक चीज हमारे दिमाग में भी डाउट क्रिएट कर रही है, वो डाउट क्रिएट ये कर रही है कि आपने ये तो बता दिया कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं या 1 मोल में इतनी यूनिट्स होती है, सर मोल कैसे निकालते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी पे आ रहे हैं कि मोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आ जाओ निकालना सीख लेते हैं कि मोल कैसे निकालते हैं। अब मोल निकालने के 3 मेथड्स हैं, और 3 मेथड्स डिपेंड करते हैं कि आपको क्या डाटा गिवन है। तो सबसे पहला मेथड नंबर 1 जो हम यूज करने वाले हैं, मेथड नंबर 1, ये कब यूज करना है हमको, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, व्हेन मास ऑफ अ सैंपल इज गिवन। किसी सैंपल का मास दिया हुआ हो, कैसे दिया हुआ, सवाल कैसा है, सवाल में आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि हमारे पास 8 ग्राम्स ऑफ CH4 है, बताइए 8 ग्राम अगर CH4 है तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सर कैसे निकालेंगे मेथड में, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे उस सैंपल का गिवन मास जो है उसको रखना है ऊपर, जो मास मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसके नीचे मुझे उसे किससे डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर मास। कितना सिंपल हुआ, देखो ये हमारा मेन फॉर्मूला। अगर हमको मास दिया हुआ है तो हमको इस तरह नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो बताओ बच्चों क्वेश्चन में कितना गिवन मास दिया था 8 ग्राम, CH4 को देखते ही
इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम नए सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर आपने हमको एक और सवाल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर इन केस सपोज करो उन्होंने मुझे दिए 22 ग्राम्स ऑफ CO2, तो अगर मैं इसमें 22 ग्राम्स ऑफ CO2 में मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मुझे फॉर्मूला अब तक तो याद हो चुका है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना सिंपल, मॉलिक्यूलर मास। मुझे पता है आपने अब तक CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया होगा, और आपका जो CO2 का मॉलिक्यूलर मास आया होगा वो आया होगा आपका 44। आप चेक भी कर सकते हैं, आपका गिवन मास आपको दिया हुआ है 22, तो आपका आंसर फिर अगेन कितना आएगा 1/2। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया, आपने पिछले क्वेश्चंस अगर कर लिए, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आपको सैंपल में जो दिया हुआ है वो गिवन मास लिखना है और नीचे उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना है। कितना सिंपल है। तो सर आपके मन में आ रहा होगा कि हमें कुछ एग्जांपल दो जिससे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको कुछ एग्जांपल निकाल देता हूँ। आपको निकालना है 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये निकालेंगे हम। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो होगा वो होगा 196 ग्राम्स ऑफ H2SO4। नेक्स्ट हमारा जो सवाल होगा वो होगा 64 ग्राम्स ऑफ CH4, और हमें कर लेते हैं 100 ग्राम्स ऑफ NaOH। देखो इनमें से काफी सारे सैंपल वही हैं जो आपको पहले मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दिए गए थे। अगर आपने निकाल लिया तो आप ट्राई कर सकते हैं बिना कॉपी पेन चलाने को सॉल्व करना। थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर आपकी सही है तो कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और इन सभी के जो आंसर आपके आ रहे हैं वो आपको कहाँ कमेंट करने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। हमारी जो टीम है वो आपके क्वेश्चंस को रेगुलरली चेक और अपडेट भी करते रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला लेक्चर मोल कंसेप्ट पे। और इसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, उसका एटॉमिक मास हमने निकालना सीखा, मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना सीखा। और मॉलिक्यूलर मास निकालने से ही हमारे पास क्या आ गया, मोल निकालने की पहली सिचुएशन हमारी पूरी हो गई। मोल निकालने का पहला फॉर्मूला हमने याद कर लिया कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और ये क्वेश्चंस अगर आपने सही कर लिए तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, बेसिक है। लेकिन अगर आपने ये पकड़ाव पूरा कर लिया, इसका मतलब आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे चैनल पे 8th से लेकर 12th की मैथमेटिक्स की लगभग ऑलमोस्ट सारी क्लासेस की मैथमेटिक्स रेगुलर चल रही है। तो सीरीज में अपडेट होते जाते हैं। जैसे मेरे नेक्स्ट लेक्चर डलेंगे वो आप आई बटन पे जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप अपडेट हो सकते हैं। वहाँ आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। और ये जो आपका होमवर्क है वो आपको करना है। हम मिलेंगे